मॉर्निंग क्लास 10th शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ 1857। इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन से डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो इंडिया में उन्होंने स्टार्टिंग वो इंडिया में एंटर हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड धीरे धीरे उन्होंने फिर बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। उसके बाद दैट वाज द सेटबैक जो था इंडिया का डिस्ट्रक्शन जो थी धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत होती है। उसके साथ उसके बाद जो टॉपिक्स थी जैसे मैसूर एंड मराठा वॉर वाला वो पूरा का पूरा आपका डिडक्ट हो गया है और सिख वो भी डिडक्ट हो गया। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ 1857। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये ऑलरेडी आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, देन 9 में भी पढ़ा हुआ है। तो ये क्योंकि ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि 1857 दैट वाज अ रिमार्केबल पीरियड जहाँ पे इंडियंस ने दे फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने फाइट की थी। बिफोर 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द प्रोविंशियल स्टेट्स, princely states, farmer and tribal continuously for 100 years. तो 1857 means 1857 already Britishers ने 100 years they have ruled in India. स्टार्टिंगली उन्होंने शुरुआत तो की थी ट्रेडिंग, देन उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से जो भी स्मॉल स्टेट्स थे, प्रोविंसेस मीन्स रीजनल स्टेट्स जो थे, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया रिवोल्ट करने के लिए। प्रिंसली स्टेट्स जितने सारे थे, छोटे छोटे स्टेट्स जो थे, स्टेट के अंदर छोटी स्टेट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाती है उसे स्टेट्स कहा गया है। फिर उसके साथ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स ने भी कंटिन्यूसली दे स्टार्टेड ओपोज किया, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरुआत किया। बट उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं था जो उनकी प्रॉब्लम्स और उन्हें करना क्या कैसे करना वो भी उनके लिए कोई गाइड नहीं कर रहे थे। बट दैट वाज 1857 जो था वो सडनली एक ब्लो था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था इंडियंस को। सो सभी जो थे फ्रस्ट्रेटेड थे, उन सभी ने पार्ट लिया मोस्टली। तो बट इन 1857 जो था द ब्रिटिशर्स हैड टू फेस अ जॉइंट रिवॉल्ट ऑफ द इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो अलग अलग इनका जो अपोजिशन ओपोज कर रहे थे, प्रोविंशियल स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स, फार्मर्स एंड ट्राइबल्स, ये सब कलेक्टिवली मिल गए। ये कब हुआ? 1857 में। जब ये सारे मिल गए तब ब्रिटिशर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्लो था कि सब ने मिल के दे फाइट, उन्होंने अच्छा खासा एक रिवॉल्ट जो था उन्होंने शुरू किया। बट द ब्रिटिशर्स यूज देयर डिप्लोमेसी एंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड क्रश दिस स्ट्रगल। ना स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स के लिए सचमुच एक बहुत बड़ा ब्लो था, एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे इस सिचुएशंस को बहुत ही आराम से उसको हैंडल किया और अपनी जो उनकी स्टार्टिंग से डिप्लोमेसी पॉलिसीज थी उसे यूज़ किया और डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी यूज़ करके इस स्ट्रगल्स को जो रिवॉल्ट हुआ था उसे क्रश किया, उन्हें दबाया। However, they were forced to amend their policies. लेकिन जहाँ पे कहा जाता कि हमने इस वॉर रिवॉल्ट जो था 1857 को वी लॉस्ट द वॉर, लेकिन स्टिल वी हैव इन अदर वे कि हमें बहुत ज़्यादा गेन भी मिला था। तो यहाँ पर उसी के कारण ब्रिटिशर्स को उनको समझ में आ गया दैट दे हैव टू चेंज देयर सेल्फ, कि उनको अपने आप को चेंज करना है, अदरवाइज जो इंडियंस हैं अब उनकी बातें नहीं मानेगी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो भी पॉलिसीज थी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज जो भी उनका था उसके कारण लोगों ने रिवॉल्ट किया था, तो उन पॉलिसी में उन्होंने बदलाव किया, अमेंड किया, मतलब उसमें चेंजेस किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल्स की जो स्ट्रगल्स थी ये किस तरह से शुरुआत हुई और क्या हुआ। ना हिस्टोरियंस ऑफ आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं इनको अलग अलग व्यूज थे, क्योंकि एवरी वन विल सी दिस रिवॉल्ट इन देयर ओन ओपिनियंस। वो अपने अपने ओपिनियंस को अपनी अपनी व्यू से देखेंगे तो उसको अलग अलग अपनी व्यूज और उसकी जो है उनको जो लगेगा उनके थ्रू वो अपनी ओपिनियंस जो है वो बताएंगे। तो इसीलिए हिस्टोरियंस दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट व्यूज इनके बारे में। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स जो थे दे ऑल्सो ट्राई टू शो द वर्ल्ड कि यहाँ पर इंडियंस दे हैव नॉट रिवॉल्ट, ओनली हु हैज रिवॉल्टेड
sepoy, and they called as been sepoy mutiny. Sepoy means soldier because they cannot pronounce sipahi, so for that they call it sepoy, and mutiny means revolt. तो इसी तरह से उन्होंने इसको नाम दिया ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस ने, और उनकी हिस्टोरियंस जो भी थे, दे कॉल्ड दिस मूवमेंट और द स्ट्रगल एज सिपॉय म्यूटिनी. Reaction of the aristocrats or Muslims conspiracy. On the other hand, the Indian historians and scholars believe that starting from military unrest, these struggles took an extreme form of the first mass revolutions. अब यहाँ पर जो इंडियंस थे उन्होंने अपना व्यू क्या बताया कि ये एक्चुअली देखा जाए कि ये बहुत, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी रिवॉल्ट, ये शुरुआत हुई थी मिलिट्री के थ्रू, मिलिट्री से शुरुआत हुई थी, फिर वो धीरे धीरे एक एक्सट्रीम फॉर्म ले लिया था, क्योंकि इसमें सारे इंडियंस रूलर्स, प्रिंसली स्टेट्स, फार्मर्स, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, ये सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. तो ये एक मास रिवोल्यूशन बन गया. मास मीन्स ह्यूज पॉपुलेशंस, लगभग बहुत बड़ा. तो लोगों ने इसमें पार्ट लिया रिवॉल्यूशंस में. लेटर दिस स्ट्रगल्स टुक अ फॉर्म ऑफ अ नेशन वाइड, और बाद में धीरे धीरे इसने एक नेशन वाइड, क्योंकि पूरे इंडिया में सारे अलग अलग एरिया में लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड दे फाइट फॉर देयर फ्रीडम. उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया. फेमस इंडियन हिस्टोरियंस सुरेंद्र नाथ सेन हैज़ रिटन. यहाँ पर एक फेमस इंडियन हिस्टोरियंस है जिन्होंने इनके बारे में इन्होंने कुछ लिखी है. दैट वाज सुरेंद्र नाथ सेन ने. These struggles started in the name of religions and ended in the form of struggles. तो ये जो था, ये शुरुआत हुई थी नाम देखा गया कि रिलीजन से, एक जात से शुरू हुआ था कि लोग लड़ रहे थे अपनी अपनी रिलीजियस को लेके, लेकिन जब ये एंड हुआ तो यहाँ पे मेन उनका था इंटेंशंस, हमें आज़ादी चाहिए. सो दैट वाज टर्न फ्रॉम अ रिलीजियस अ स्मॉल पॉइंट टू अ बिग पॉइंट. सो ये शुरुआत हुई थी रिलीजियस मैटर से, लेकिन एंड हुआ था कि हमें आज़ादी चाहिए. इन हिज बुक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन उसने जो बुक लिखी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, इसके साथ साथ एक और, तो इन्होंने जो नाम लिखा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस बुक पे उन्होंने इस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. साथ साथ ग्रेट रिवोल्यूशनरीज एक और है डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर. इन्होंने भी अपनी बुक में जो उन्होंने अपनी पूरी इंडियंस के बारे में और इस वॉर के बारे में, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूरा डिस्कस किया है, चर्चा किया है. उस बुक का नाम था एज वी कॉल एज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इन्होंने भी इस तरह से इस पे नाम रखा. तो इसी तरह से इट वॉज बिन ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इसे मेनली जो एक तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की यहाँ पे मेजॉरिटी इंडियंस, ह्यूज पॉपुलेशंस ने, इन्होंने अपने आज़ादी के लिए सभी ने लगभग पार्टिसिपेट किया. अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड व्हाई द पीपल दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. लोगों ने अपनी आवाज़ क्यों उठाई, क्या कारण था इसके पीछे, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रीजंस नहीं दिया बेटा, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे जस्ट हेडिंग दिया इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, annexation policies of Lord Dalhousie, British policies of empire extensions, and social, religious and military policies. So these are the just a heading. इसकी जो causes and reasons ये already आपने क्लास 8 और 9 में पढ़ा था. तो अगर जैसे मान लें आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह टिपिकली आ गया, राइट द रीजंस बिहाइंड फ्रीडम स्ट्रगल्स, तो ये आपको याद होना चाहिए क्या क्या रीजंस थे, उसके बेस पे आप लिख सकते हो अगर आपको याद हो तो. जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या था, उन्होंने हमारे टोटली इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्री जो मशीन से नहीं हाथों से बनाते थे, मेनली जो था हमारा टेक्सटाइल, जो हाथों से कपड़े बनते थे, तो वो जो कॉटन जो वर्ल्ड फेमस था, जो बाहर में इतना ज़्यादा इनका डिमांड था, ब्रिटिशर्स ने जब उन्होंने मशीन डेवलप्ड हुआ, रिवोल्यूशन आया, तो उन्होंने मशीन्स की प्रोडक्शंस के कारण उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के कारण उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया. उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि अगर इंडियंस बाहर जाएंगे, इनको बेचेंगे उनके देशों में, तो दे हैव टू पे टैरिफ, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा
वहीं पर ये ब्रिटिशर्स जब इंडिया में अपनी प्रोडक्ट्स ला के बेचते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो इस तरह से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा वो किसानों से टैक्स लेते थे, अलग अलग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो इसी तरह से 40 to 60% टैक्स उनसे कलेक्ट कर लेते थे। तो इसी तरह से ये इकोनॉमिकली टोटली उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया। इतना ही नहीं, लास्ट में जो वीवर्स थे जो कपड़े बनाते थे उनसे रॉ मटेरियल्स भी छीन लिया गया। मार्केट में रॉ मटेरियल मतलब जो कॉटन था वो भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो उनको अपनी इंडस्ट्री को चाहिए था बनाने के लिए कॉटन्स, तो वो इंडियन मार्केट से पूरा कॉटन्स भी उन्होंने वहाँ से ले लिया। तो इसी तरह से दे हैव टोटली एक्सप्लॉइटेड इंडियन इंडस्ट्री। उसके साथ एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे आ गया, ये इकोनॉमिक हो गया। तो वी कैन कॉल दीज टू एज अ पॉलिटिकल कॉजेज। ये हो जाएगा पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉजेज में ब्रिटिशर्स ने अलग अलग रूल्स उन्होंने फॉर्म किया, और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग टू दे वांटेड टू एक्सटेंड, वो अपने एम्परर को, अपने राज्य को, साम्राज्य को और बड़ा करना चाहते थे। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी उन्होंने जो किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी रूल्स की, जिसके पास भी खुद का अपना अगर सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो दैट किंगडम विल मूव ऑटोमेटिकली टू द ब्रिटिश किंगडम्स, कि वो राज्य जो है राज्य ब्रिटिश के पास चली जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई अपना हेयर नहीं है, मतलब उनका खुद का कोई वंशज जो है चलाने के लिए खुद का बेटा नहीं है। अडॉप्टेड अलाउड नहीं था, क्योंकि जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने अडॉप्ट किया था, नाना साहेब खान थे तो इन्होंने अडॉप्टेड चाइल्ड अपनाया था, लेकिन इनका राज्य भी उन्होंने उनसे छीन ली थी। तो ये एक पॉलिसी थी। फिर उसके साथ साथ सब्सिडरी अलायंसेस, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंसेस उन्होंने यूज़ किया था, कि अगर जो किंगडम्स ब्रिटिशर्स की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ है वो फॉलो करते हैं, तो वो उनकी किंगडम्स को एनेक्स नहीं करेंगे, उनको कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि उनको प्रोटेक्शन भी देंगे। तो इसी तरह से दैट विल बी अगेन इट विल रूल अंडर ब्रिटिश। तो इसी तरह से ये चीज़ें थी पॉलिटिकली, ताकि वो उनको कंट्रोल में ले ले। फिर सोशली एंड रिलीजियस मैटर, सोशल समाज में बहुत कुछ चेंजेस किया उन्होंने। रिलीजियस मैटर पे दे वांटेड टू चेंज द कल्चर्स, उन्होंने कल्चर्स चेंज किया, रिलीजियस चेंज करने की कोशिश की। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके कारण ये रिवॉल्ट ब्रेक आउट हुआ था, कि क्योंकि इट वॉज बिन डिसाइडेड दैट इट विल बी स्टार्ट इन पर्टिकुलर डे एंड मंथ, मोस्टली मई का था मंथ जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि रिवॉल्ट जो होगा स्टार्ट होगा, लेकिन वो रिवॉल्ट उस डे से पहले ही स्टार्टअप हो गया था। वो था मिलिट्री रीजंस के कारण, जहाँ पे दैट वाज अ मंगल पांडे, बैरकपुर रेजिमेंट के थे ये सोल्जर्स, और जहाँ पे एक रिमर्स थी, जो रिमर्स था कि दैट वाज कार्टेजेस हैज बीन इंट्रोड्यूस एंड दे हैव टू टीयर दैट विद द हेल्प ऑफ टिथ, बट problem is that the cartilage is made up of the fat of cow and pig, so both the religions, Hindu and the Muslims, they cannot use that one, तो वो यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे रिवॉल्ट, तो मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया, उनके कारण ही हैज़ बीन अगेन हैंग टू डेथ। उनको बाद में 2-3 दिन के बाद जब उनको उस रेजिमेंट पे जब उन्होंने सोल्जर्स ब्रिटिशर्स किया है उसको कंट्रोल किया, और बाद में मंगल पांडे को फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो इसी तरह से ये जिस तरह से फैला, फिर ये न्यूज़ जैसे स्प्रेड हुआ, तो दैट वाज स्प्रेड जस्ट लाइक अ फायर बॉल, और उसी तरह से धीरे धीरे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट वाज स्टार्टेड। तो बिगनर वाज मिलिट्री रीजंस। तो इसी तरह से ये सारे रीजंस अगर मान लो आपसे आप पूछा तो आपको ये थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। फिर मूव करते हैं स्टार्ट एंड स्प्रेड, कि ये जो मूवमेंट था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से, और धीरे धीरे कैसे ये आगे तक फैलता गया। When the soldier refused to use, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इस तरह से फैट कोटेड कार्ट्रिजेस दे वे चार्ज फॉर इनडिसिप्लिन एंड पनिश्ड। जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि ये फैट कोटेड कार्ट्रिजेस वो यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको फिर क्या बुलाया गया कि ये जो सोल्जर से बात नहीं मान रहे, तो ये इनडिसिप्लिन वाले हो गए, इनको पनिश करना पड़ेगा। सो ऑन 29 मार्च 1857 अ सोल्जर नेम मंगल पांडे, उन्होंने ये रिवॉल्ट किया था, और वो कहाँ के थे, बैरकपुर कैंट के थे। उन्होंने अटैक किया था, अटैक हिज एडजस्टेंट एंड असिस्टेंट हिम, और उन्होंने जब अटैक किया अपने जो उनके सीनियर्स थे उन ऑफिसर्स के ऊपर, हिज एडजुटेंट एंड असैसिनेटेड हिम, उसको मार दिया। फिर द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसमिस द 34th
NI रेजिमेंट और पनिश द इंडियन सोल्जर्स। उन्होंने उस रेजिमेंट को डिसमिस किया जो थे 24 राइफल्स के, और उसके बाद और सभी जो भी सोल्जर्स थे उनको डिसमिस कर दिया, पनिश कर दिया। फिर मई 1857 when 85 soldiers refused to use fat-coated cartridges in Meerut cantonment, they were sentenced to long-term imprisonment by the military court. जब इन लोगों ने भी जब रिफ्यूज़ किया, ये मेरठ वालों ने भी, तो उनको भी क्या किया, प्रॉब्लम, इनको सज़ा क्या, कोर्ट ने क्या दिया कि उनको जेल में भेज दिया गया कि लंबे समय तक जेल में रहेंगे। On 10th May, the soldier revolted openly and assassinated the officers by shooting them. और बाद में 10th of May, सोल्जर्स ने खुले आम दे रिवॉल्ट, उन्होंने रिवॉल्ट किया और अपने जितने सारे ऑफिसर्स थे उनके सामने उन्होंने पनिश किया। किसके तरह? बाय शूटिंग देम, उनको शूट करके। आफ्टर फ्रीइंग देयर फेलो सोल्जर्स, जो भी कैदी थे, सोल्जर्स जो उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, उन सबको उन्होंने फ्री करवाया। एंड दे मूव टुवर्ड दिल्ली, और दिल्ली की तरफ मूव करने लगे। द सोल्जर ऑक्युपाइड दिल्ली ऑन 12th May, वो दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली को उन्होंने कैप्चर किया 12 मई में। ना बहादुर शाह वॉज द डिक्लेयर्ड, क्योंकि बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर, मुगल्स के लास्ट रूलर थे, और वो जस्ट एक पपेट थी, उसके पास कोई पावर्स नहीं था। तो सोल्जर्स ने क्या किया, बहादुर शाह को डिक्लेयर कर दिया एज द इंडियन एम्परर। लूजिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली वॉज अ बिग सेटबैक फॉर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये दिल्ली उनके अंडर में था, लेकिन दिल्ली अब जो था इंडियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया और ब्रिटिशर्स बहादुर शाह को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा लूज, मतलब देखा गया हार थी ब्रिटिशर्स के लिए कि उन्होंने, उनके हाथ से जो थी दिल्ली निकल गई ना। इसी तरह से जो थे द रिवोल्यूशनरी शॉर्टली स्प्रेड टू लखनऊ। दिल्ली के बाद जब इन्होंने फिर अपना टर्न किया कहाँ पे, लखनऊ, फिर इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी एंड सम अदर पार्ट ऑफ बिहार, झांसी एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से सोल्जर जो थे स्प्रेड हो गए अलग अलग एरिया में ना। इन ऑर्डर टू रीऑक्युपाई दिल्ली, अब दिल्ली से तो मोस्टली सोल्जर्स वहाँ से निकल चुके थे, तो ब्रिटिशर्स के पास अच्छा खासा चांस था कि वो दिल्ली को वापस रीऑक्युपाई कर सके। सो दैट वाज आवर सेटबैक, कि हमारे लिए लोगों ने उनके बारे में सोचा नहीं था कि क्या होगा अगर वो वहाँ से, अगर सोल्जर्स निकल जाएंगे तो ब्रिटिशर्स वापस आ सकते हैं। ये चीज़ों को कुछ हमारी भी कमी थी, लुप्स थी, तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने उसका फ़ायदा उठाया एंड उसने आर्मी जो है, कॉल्ड आर्मी फ्रॉम पंजाब, उन्होंने पंजाब से सोल्जर्स बना लिए, क्योंकि दिल्ली के पास इजीली पंजाब नियर बाय था। द इंडियन सोल्जर्स फाउट अ फेजी वॉर बट फाइनली इन सितंबर 1857 द ब्रिटिशर्स रीऑक्युपाइड दिल्ली। तो इंडियन सोल्जर्स और जो पंजाब के सोल्जर्स आए उनके बीच में अच्छी खासी फाइट हुई, लेकिन अल्टीमेटली सितंबर में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने दिल्ली पे कब्जा ले लिया वापस से। बट अ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन गॉट किल्ड इन दिस बैटल, लेकिन इसमें उनकी एक ऑफिसर जो थे वो मारे गए इस फाइट के थ्रू, दैट वाज जॉन निकोलसन। द एम्परर बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन, और बहादुर शाह को वापस से उनको कैद में रख लिया गया। द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, जो भी नागरिक थे दिल्ली में, जो भी लोग थे, वे रिवेंज अपॉन, उन्होंने सोचा कि उनसे वापस बदला लेना है, तो उन्होंने रिवेंज करने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट हडसन शूट डाउन 2 sons ऑफ द एम्परर एंड हिज 1 grandson एंड असैसिनेटेड देम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश किया रिवेंज, लेकिन उनकी आंखों के सामने, बहादुर शाह के सामने, उनके 2 बच्चे और उनके ग्रैंडसन को उन्होंने शूट कर दिया और उसे सजा दे दी। तो इसी तरह से देखा गया कि मुगल्स का जो एंड था वो पूरा टोटली एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऑन 4th जून में 1857 द रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन लखनऊ। वो जब लखनऊ वहाँ पे गए, जो सोल्जर्स पूरे इंडिया के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, तो जब वो लखनऊ गए थे, द इंडियन सोल्जर्स सराउंडेड द रेसिडेंसी इन विच अ ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस डाइड। तो उन्होंने जो भी वहाँ पे रिवॉल्ट करने के लिए जो सोल्जर्स गए, तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स ने रेसिडेंस जो घेरा था ब्रिटिशर्स का, जिसमें हेनरी लॉरेंस, उनकी मौत हो गई, ही डाइड। Havelock and Outram's made efforts to reoccupy Lucknow, but they remain unsuccessful. इसके बाद 2 और ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजा गया, लेकिन वो भी जो थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे, वो अनसक्सेसफुल रहे। नवंबर 1857 चीफ कमांडर सर कॉलिन
Campbell entered into the city assisted by the Gorkha regiment. बाद में दैट वाज इन द मंथ ऑफ जून और वही नवंबर में वापस नया कमांडर को भेजा गया सर जॉन कैम्बल्स और ये अपने साथ गोरखा रेजिमेंट को लेके गए. सो इन मार्च 1857 द ब्रिटिशर्स रीऑक्युपाइड द सिटी. अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर दैट वाज 1858, तो ये 1857 था. तो नेक्स्ट ईयर इन मार्च में ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को वापस से रीऑक्युपाई किया, दैट वाज लखनऊ को. इसी तरह से वापस जो कानपुर के लिए निकले थे सोल्जर्स ऑन जून 1857 द रिवोल्यूशनरी ऑक्युपाई कानपुर और डिक्लेयर्ड नाना साहब एज अ पेशवा. नाना साहब को वापस उनको पेशवा बना दिया गया. जो कंटेनमेंट थे कमांडर सर ह्यूज विलर्स उनको सरेंडर किया गया ऑन 27 जून. तात्या तोप फेवर्ड पेशवा नाना साहब, उन्होंने तात्या तोप ने फेवर किया नाना साहब को. ऑन 6 दिसंबर 1857 सर कैम्बलिन रीऑक्युपाइड. ये वापस सर कैम्बलिन लखनऊ के बाद यहाँ पर आए कानपुर में. उन्होंने वापस से कानपुर को रीऑक्युपाई किया. तात्या तो वहाँ से बच निकले एंड वेंट अवे टू झांसी. और वहाँ से कहाँ चले गए? झांसी चले गए. फिर रिवोल्यूशनरी टुक प्लेस इन झांसी ऑल्सो. झांसी में भी रिवोल्यूशनरीज वहाँ पे गए थे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई मेनली वहाँ पे जो रिवॉल्ट कर रही थी क्योंकि उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था. सर ह्यूज रोज ये थे यहाँ पे. सर ह्यूज रोज जो थे सोल्जर्स थे ब्रिटिशर्स के, इन्होंने इन्वेड किया, झांसी पे कब्जा किया एंड रीऑक्युपाइड इन द ईयर 1858 अप्रैल में नेक्स्ट ईयर. आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्युपाइड झांसी रानी लक्ष्मीबाई एंड तांत्या तो प्रोसीडेड टुवर्ड ग्वालियर व्हेन द सोल्जर वेलकम देम. जब ये इनके हाथ से निकल गया तो रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब दोनों, तांत्या तोप और लक्ष्मीबाई दोनों ग्वालियर के लिए निकल गए और वहाँ पे सोल्जर्स ने उनकी बहुत अच्छे से स्वागत किया. बट द संध्या डिसाइडेड टू रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. लेकिन ये जो थे संध्या इन्होंने क्या किया, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स के इन्होंने क्या किया, टुक शेल्टर इन आगरा. ग्वालियर वॉज रीऑक्युपाइड और उसके बाद ग्वालियर जो थे वापस से रीऑक्युपाइड हुआ. ब्रिटिशर्स ने उनको उनसे ले लिया. एंड इन जून 58 में दैट वाज नेक्स्ट ईयर 1858 में 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई रिसीव मार्शलम्स और उन्होंने युद्ध करते हुए उनकी जो है सेक्रीफाइस हर लाइफ, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जो है बलि दे दी. वाइल कन्फ्रंटिंग द ब्रिटिश आर्मी, जब वो युद्ध लड़ी थी ब्रिटिशर्स से. तांत्या तोप मैनेज्ड टू एस्केप बट अ सिंधियन लॉर्ड caught him and handed him over to the Britishers who hanged him. तो इसी तरह से नाना साहब वहाँ से भी तांत्या तोप जो थे वहाँ से भी बच के निकलने, लेकिन वहाँ पे सिंधिया उनको देख लिया. सिंधिया के जो लॉर्ड थे जमींदार उन्होंने उनको देख लिया और उनको पकड़ के जाके ब्रिटिशर्स को सौंप दिया. बाद में उन्हें भी फांसी की सजा हुई. फिर वापस से इन बिहार द रिवोल्यूशनरी वॉज लीड बाय लॉर्ड लैंडलॉर्ड. यहाँ पर भी रिवोल्यूशनरी जो थे लैंडलॉर्ड जो था कंवर सिंह, ये थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था. कंवर सिंह जमींदार हु हेल फ्रॉम जगदीशपुर, जो जगदीशपुर एंड वॉज 80 ईयर्स ऑफ ओल्ड. ये मतलब सोचो जगदीशपुर और ये 80 ईयर्स का था. कंवर सिंह डिफीटेड द ब्रिटिश ऑफिसर मिल इन्होंने इससे ब्रिटिशर्स से लड़ी और उनको डिफीट किया, उनको हराया. मिल कॉलिन कर्नल डैक्स मैक एंड मेजर डगल्स इनसे भी. इन अप्रैल 1858 में ही reoccupied his states. On 26 April 1857 कंवर सिंह waged a war against the British but was unsuccessful. कंवर सिंह ने कोशिश की वापस से लड़ने की, लेकिन दूसरे बार जब वो थे वो हार गए, वो अनसक्सेसफुल रहे. इन बरेली बहादुर खान, बरेली में भी बहादुर खान ने पार्टिसिपेट किया रिवोल्यूशनरीज के अंदर. और रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन वाराणसी ऑल्सो. तो यहाँ बरेली में हुआ, वाराणसी में हुआ. बट इट वॉज क्रश्ड, लेकिन इन दोनों जगह में किसने उनको क्रश किया? कर्नल नील ने इनको क्रश किया. फिर ऑल द numbers of revolutionaries soldiers in South India was comparatively less than that of North India. Yet in this great struggle, many revolutionaries of South India received martyrdoms and several others suffered atrocities and were imprisoned. The major leader who led the struggle in South India, Rang Bapuji Gupte
सतारा, सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव मुंगर्दी, ये अलग अलग जितने सारे नाम दिया था लीडर्स जिसने ये फाइट किया था रिवोल्यूशनरीज में। तो कहा जा रहा है कि जो थे रिवोल्यूशनरी सोल्जर्स वो ज़्यादा इन साउथ इंडिया वॉज कंपेरेटिवली लेस देन ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में जो सोल्जर्स जो रिवोल्यूशनरीज थे वो कम थे कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया में। सो इसी तरह से बहुत अलग अलग जगह से लोगों ने अलग अलग ग्रुप में उसके लीडर्स बना के उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिवॉल्ट किया। इन दिस वे द ब्रिटिश स्ट्रगल्स ऑफ 1857 स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर नेशंस, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम, लेकिन देखा गया पूरी इंटायर इंडिया में ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ था। एंड इन दिस स्ट्रगल्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट था कि इस स्ट्रगल्स में पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स दे टुक पार्ट, सभी ने पार्ट लिया था। लैंग्वेज, रीजन्स, अलग अलग राज्य के, अलग अलग भाषा बोलने के, अलग अलग अपनी जात के, कास्ट के, फार्मर्स किसान, उनका लैंडलॉर्ड एंड ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट, इवन द किंग जो थे प्रिंसली स्टेट्स, उन लोगों ने भी सभी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये था द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो ये कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्राइबल्स मूवमेंट, ये इंक्लूड है, ये हमें डिस्कस करना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू।